नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है। मैक्सिमम पूछा, सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम मीथेन, सीएफसी, नाइट्रोजन ऑक्साइड या CO2 की बात करें तो CO2 जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल वार्मिंग में। सीएफसी की बात करें तो सीएफसी देता है ओजोन डिप्लीशन में। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये अर्थ है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, समझिए कंसेप्ट समझिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या है। वो सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देती है पर सूरज की रोशनी को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो यहाँ जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। कंसेप्ट समझ में आया। सूरज की रोशनी को ये जो ग्रीन हाउस लेयर है इसने अंदर आने दिया पर बाहर नहीं जाने देती, यानी बाहर जाती है पर पूरी बाहर नहीं जाती, थोड़ी बाहर जाती है, बाकी की अंदर ही रहती है ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब ये अंदर रहती है तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। पर हो क्या रहा है, ये जो ये बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, बहुत सारे है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, इससे ये बनी होती है। पर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है CO2 का। अब दिन ब दिन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है अर्थ से। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन हाउस लेयर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो सन की लाइट अंदर तो आ रही है पर बाहर जो है वो जा ही नहीं रही है। यानी मान के चलो कि बाहर जानी चाहिए थी या 60%, तो 40% टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। 100% अंदर आई, 100% अंदर आई और 60% जो है वो बाहर चली गई, तो 40% तो अंदर ही रही। पर ये लेयर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, 40% बाहर जा रही है और 60% अंदर रह रही है। एग्जाम्पल है, तो टेम्परेचर कितना होगा 60, 50% अंदर रहेगी, 50% बाहर जाएगी, तो टेम्परेचर रहेगा 50। तो ऐसा कंसीडर कीजिए कि ये लेयर बढ़ने की वजह से, ग्रीन हाउस लेयर जाड़ी हो जाने की वजह से इसकी जो है वो जो क्या बोलते हैं हम उसको, थिकनेस जो है वो बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, ये जो सोलर रेडिएशन अंदर आ रहे हैं वो जितने बाहर जाना चाहिए थे उतने बाहर जा नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ही रह रहे हैं। और इसीलिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जो ग्लासियर्स है, वो जो बर्फ है वो पिघलने लगी है। अब बर्फ अगर पिघलेगी गाइस, तो बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो बहुत सारे, नासा ने भी अभी अभी एक रिसर्च की है, उन्होंने बताया है कि भारत के 12 जो सिटी है वो 2100 साल तक जो है वो पूरे पानी के अंदर चले जाएगी। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग भी समझ में आया होगा और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करता है CO2। अगर हम ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो उसी प्रकार एक ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो उसको स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे जो CFC है इसमें से Cl2 निकलता है और ये जो ओजोन यानी O3 होता है, तो ओजोन का भी फॉर्मूला पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला O3 है। तो ये Cl2 जो है वो Cl में कन्वर्ट होके एक Cl जो है वो ओजोन का कन्वर्शन ऑक्सीजन में कर देता है और यहाँ पे होल गिर जाता है। तो इसी को ओजोन डिप्लीशन बोला जाता है। इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो अर्थ पे आते हैं और स्किन का कैंसर, आई के डिसीज जो है वो कॉज करते हैं। तो ये हो गया, जब ओजोन डिप्लीशन पूछा जाएगा तो CFC, और जब कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा किसका होता है तो CO2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 2 दिसंबर के रात को हुई थी, इसीलिए इसको 3 दिसंबर 1984 लिखा जाता है, ठीक है। 2 या 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड प्लांट था, वहां पे यह घटना घटी थी। और कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल था, तो मिथिल आइसोसाइनेट जो था वो रिस्पॉन्सिबल था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला है CH3NCO, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन लिए हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अब देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एंडो, देखिए याद होता क्या है, जब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो एक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक में हीट रिलीज होती है। तो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन होता है कि यार एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ, जब हम बोलते हैं एंडो तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, एंडो यानी दो, यहाँ पे क्या है दो, यानी हीट दो। अगर हम किसी को हीट देंगे तो हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, आप किसी को पैसे देंगे तो पैसा लेगा ना, यानी पैसा एब्जॉर्ब करेगा। इसी प्रकार हीट दोगे तो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट देने की जरूरत पड़ती है,
तो इसीलिए उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि उसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। जैसे कि कोई कैंडल हमने कैंडल जलाई एक, तो उसमें से हीट रिलीज होती है, लाइट भी रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होती है, तो उसमें से हीट रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो है वो प्रोसेस होती है। कुछ रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसको जैसे हम कुछ गैस में गर्म कर रहे हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो हो गई एंडोथर्मिक, और जहां पे रिलीज होती है वो हो गई एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉस अलॉय। अब ब्रॉस अलॉय जो होता है ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अलॉय जो होता है इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं गाइस कॉपर एंड जिंक का, यानी कॉपर और जिंक के मिलके बनता है ब्रॉस अलॉय। अब कॉपर और निकेल की बात करें तो इसको भी एक अलॉय बोला जाता है, अमेरिकन की भाषा में इसको एई अलॉय बोला जाता है। पूछा नहीं जाएगा पर याद रखना कि कॉपर, जिंक और निकेल का अगर बात करें तो इसको एई अलॉय बोला जाता है। और कॉपर और निकेल की अगर हम बात करें तो इसको भी एक अलॉय बोला जाता है, इसका नाम है क्यूप्रोनिकेल। क्यूप्रोनिकेल है, पर इसमें सिर्फ कॉपर और निकेल ही नहीं होता, स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें आयरन और मैग्नीज भी यूज किया जाता है। तो क्यूप्रोनिकेल में क्या होता है, कॉपर निकेल तो होता ही है, पर स्ट्रेंथ देने के लिए आयरन और मैग्नीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन ही लिए हैं। वैसे तो मैं 8-10 क्वेश्चन लेता हूँ, पर वीडियो जो है वो कोई देखता नहीं है, पूरा वीडियो कोई देखता नहीं है, तो सोचा कि भाई 4 ही बना के देख लूँ, शायद कोई देख ले, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बना के देख चुका हूँ। शायद ये जो वाइट बोर्ड है इसकी वजह से लोग नहीं देखते होंगे, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं होगा इसलिए लोग नहीं देखते होंगे, या जो कुछ भी चीज़ है। तो एक बात यार कमेंट करके बताना कि आप देखते क्यों नहीं, ताकि मुझ में जो क्या कमी है वो मैं समझ पाऊँ कि लोग देखते क्यों नहीं। क्योंकि व्यूज़ कितने आते हैं वीडियो बनाने के बाद, वीडियो पूरा बनाता हूँ, इसमें शायद जो है वो नॉलेज अगर लेने की कोशिश करो तो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते। तो सोचा कि भाई 4 ही क्वेश्चन लेके देखता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि अगर कुछ कमी है। अब देखिए जो डिजिटल बोर्ड होता है उतना लेने की काबिलियत अभी तो नहीं है, इसलिए डिजिटल बोर्ड ले नहीं सकता, तो इसी पे पढ़ाना पड़ता है। तो और कुछ कमियां होगी पढ़ाने में या कुछ, फिर तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं कि सर ये कमी है, और इसीलिए हम आपकी वीडियोस देखने की इच्छा नहीं होती या मन नहीं होता, वो कमेंट में रिक्वेस्ट है बोल देना, ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।